Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the series of Indian Constitution. तो आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, रेमेडीज है, वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो क्या है राइट, यहाँ पे देखो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 226 आज हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है आर्टिकल 32 एंड 226। ओके, तो चलो कि स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से इंट्रोडक्शन से। तो क्या है इंट्रोडक्शन? द सिटीजन ऑफ इंडिया आर गारंटीड सर्टन बेसिक फंडामेंटल राइट्स बाय द स्टेट विच कैन नॉट बी taken away from them except in cases of procedure established by law। तो इसका मीनिंग क्या है? The citizen of India are guaranteed certain basic fundamental rights, जो है वो सिटीजन्स को यहाँ पे दिए गए हैं। बेसिक फंडामेंटल राइट्स बाय द स्टेट, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। विच कैन नॉट बी टेकन अवे, वो कैन नॉट बी टेकन अवे, हम ले नहीं सकते उनसे लेके, ओके, फ्रॉम देम एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ, ले तो सकते हैं बट इन केस ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर जैसे इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि आप उनके राइट्स ले सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। Such a guarantee is instrumental in reducing the arbitrariness of government's legislation। जो गारंटी है ना फंडामेंटल राइट्स का, वो क्यों दिया गया है? क्योंकि जो arbitrariness ऑफ गवर्नमेंट है उसको कम करने के लिए है। In the absence of fundamental rights, the citizens may not be entitled to any basic human rights। तो अगर यहाँ पे देखो, एक 2 मिनट तक आप इमेजिन करके देख लीजिए कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं होते तो ओके क्या होता। इसमें ही आपका सब आंसर यहाँ पे समझ आएगा। दैट्स टू प्रिवेंट दिस द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स incorporated the part 3 of the Indian Constitution enumerating a list of the right that is to assured by the state। ओके, तो आर्टिकल 32 क्या बात कर रहा है? रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। तो इस पार्ट में आर्टिकल 32 देखो, जो इस पार्ट में रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, तो आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या बात कर रहा है? द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटेड। तो देखो क्या है, ओके तो क्या बोला है कि ये जो राइट है ना, फर्स्ट सिर्फ हमें जो जितना पार्ट है उस पर ही ध्यान देखना है। ओके, आपको अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर से एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है सिंपली जो है, तो सबसे पहले आर्टिकल 32 जो है यहाँ पे राइट प्रोवाइड करता है। किसके लिए राइट? अपने आपको जो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं ना, तो फंडामेंटल राइट्स अगर किसी ने भी यहाँ पे आपके जो राइट्स है यहाँ पे क्या किया, वॉयलेट किया, अगर किसी ने भी किसी भी पर्सन ने यहाँ पे जो भी हो, यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, अगर आपके जो राइट्स है यहाँ पे अगर वॉयलेट हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट को आप मूव कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल, इट इज़ एन फंडामेंटल राइट। ओके, इट इज़ ऑल्सो फंडामेंटल राइट, ये भी क्या है आपका फंडामेंटल राइट ही है। ओके, आई होप आपको जो फर्स्ट पॉइंट है समझ आया होगा। The right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the right conferred by this part is guaranteed। Okay, देखो जो हमारा आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 3 यहाँ पे 226 है ना, आर्टिकल 32 जो है वो बात किसका करता है? सुप्रीम कोर्ट का बात करता है। ओके, एंड आर्टिकल 226 जो है यहाँ पे क्या बात करता है? यहाँ पे हाई कोर्ट का। यहाँ पे कंफ्यूजन अक्सर होता है, मुझे भी पहले पहले होता था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा तो 32 को क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट ही आएगा। उसके बाद हाई कोर्ट आएगा तो हाई कोर्ट 226 पे आएगा, ऐसे याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे तो इसमें क्या याद रखना है आपको, लाइक थिंक ऑफ इट एज एन इमरजेंसी हेल्पलाइन। आपको क्या याद रखना है? जो फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 जो है, आपको कैसे याद रखना है? हेल्पलाइन नंबर जो रहता है ना, रुको, हेल्पलाइन
हेल्पलाइन नंबर की तरह याद रखो इसको, ओके। तो कैसे याद रखना है आपको, देखो कि थिंक ऑफ इट इज़ एन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर फॉर योर फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी ने भी आपका फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे वॉयलेट किया, आप जो लोअर कोर्ट्स है, इफ़ यू आर राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, लाइफ, एजुकेशन एक्सेट्रा राइट्स, आपको जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिए गए हैं, अगर किसी ने भी आपके जो राइट्स है वॉयलेट किया और वॉयलेट हुआ आपका राइट, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, यू कैन स्कीप ऑल द लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स जो है हमारे, जो लोअर कोर्ट है JMFC, उसके बाद आगे जो है CJM, तो ये सारे जो यहाँ पे लोअर का कोर्ट्स है, आप क्या करेंगे, इसको स्किप करते हुए, जो DJ है इसको स्किप करते हुए डायरेक्टली आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसको आप स्किप करते हुए आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं, ओके। डायरेक्टली मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट, ओके, फॉर दी जस्टिस के लिए। ये तो आपको याद आया होगा फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे 32 आर्टिकल का फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद देखते हैं हम सेकेंड बात क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो इसका अगर एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी लेंगे हम। सपोज अ जर्नलिस्ट इज अरेस्टेड विदाउट रीजन। अगर कोई भी जर्नलिस्ट है उसको राइट है आर्टिकल 19 में कि वो क्या करे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको। अगर कोई भी यहाँ पे विदाउट रीजन उसको क्या किया गया है कि अरेस्ट कर लिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट को वो जा सकता है, उसका फंडामेंटल राइट यहाँ पे क्या हुआ है, वॉयलेट हुआ है। हमने केस भी देखा था मनेका गांधी का, जो पासपोर्ट केस है उसमें भी देखा था। मनेका गांधी जो है यहाँ पे जो पासपोर्ट, अगर आपने नहीं देखा है तो ब्रीफली हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उसको जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे पासपोर्ट केस है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है जो पर्सन को, अगर आप यहाँ पे विदाउट रीजनेबल कॉज आप क्या कर रहे हैं, उनके जो राइट है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे, आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आया होगा। सेकंड देखो कि सेकंड क्या बात कर रहा है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिट। तो जो रिट रहते हैं ना हमारे यहाँ, रिट्स है, 5 रीड्स है, तो देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पे 5 रीड्स है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो रीड्स है यहाँ पे आगे जाके आप प्रैक्टिस करेंगे तभी भी ये आपको लगेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू द डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन यहाँ पे नेचर ऑफ हिबिस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्चोरल। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या है हिबिस कार्पस, क्या है आगे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, देखेंगे हम आगे। whichever may be appropriate for enforcement of any right conferred by this part, okay, without prejudice to the power conferred on the Supreme Court by clause 1 and 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause 2। तो क्या बोला है यहाँ पे देखो, तो सिंपल है ये जो है ना पार्ट, जो सिंपल है, देखो कि क्या बोला है, सिंपल मतलब क्या है यहाँ पे, क्या बोला है आर्टिकल जो क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, अभी हमने पढ़ा क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 जो है, से दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रीट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 क्या बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स क्या करेंगे यहाँ पे, इन्फोर्स करेंगे, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे इशू कर सकते हैं, क्या इशू कर सकते हैं, रिट्स इशू कर सकते हैं टू इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। आर्टिकल 32(3) क्या बात कर रहा है, सेज दैट इवन दो द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी दीज पावर्स, इवन दो मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जो है यहाँ पे ऑलरेडी दीज पावर्स है, यहाँ पे ये पावर्स है, Parliament can pass a law to give the same writ powers to some other courts also। देखो ये क्या हुआ है कि क्या बोला है यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे देखो ये 3 पॉइंट क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये जो पावर है यहाँ पे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का पावर है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का पावर है, यहाँ पे जो है पार्लियामेंट का पावर बताया गया है, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट को तो ये पावर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो दे दिया, लेकिन थर्ड पॉइंट में क्या बोला,
तो यहाँ पे बोला कि इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी पावर टू पावर ऑफ दिस पावर्स, तो यहाँ पे उनके पास पावर्स है, लेकिन पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि क्या कर सकते हैं, कैन पास द लॉ टू गिव दिस सेम। तो पार्लियामेंट क्या करेगा, कोई भी ऐसा लॉ यहाँ पे क्या कर सकता है, पास कर सकता है। एंड जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास जो है यहाँ पे रिट इशू करने के जो पावर्स है, वही सेम पावर्स एनी अदर कोर्ट को यहाँ पे वो पावर्स दे सकता है। ओके, ये याद रखो। बट फिर से एक्सेप्शन बट आया, फिर से यहाँ पे इसी पॉइंट में है, बट दैट अदर कोर्ट कैन यूज दोज पावर्स ओनली विद इन इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन। तो ये जो जो यहाँ पे पार्लियामेंट ने लॉज बना के जो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स है ये जो दिए ना, डेलीगेट किए ना, जो वो लोकल कोर्ट रहेगा उसी लोकल एरिया में रहेगा वो रिट इशू करेगा, आगे आगे जाके नहीं करेगा, एक्स्ट्रा टेरिटरी नहीं होगा। ओके, आई होप आपको जो पॉइंट थर्ड है समझ, इतना ही है पॉइंट थर्ड जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बुलाया, जनरल यहाँ पे टर्म क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है यहाँ पे पावर है, क्या है यहाँ पे, वो फंडामेंटल राइट्स अगर यहाँ पे वॉयलेट हुआ तो वो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे यहाँ पे रिट इशू कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है यहाँ पे, लेकिन पार्लियामेंट के पास भी पावर है। क्या है पार्लियामेंट के पास पावर, कि वो कोई भी यहाँ पे लॉ पास करके क्या करेंगे, जो सेम पावर सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इशू करने के पावर्स है वो कोई भी यहाँ पे किसी भी कोर्ट को ये क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, वो जो पावर है वो देंगे यहाँ पे। लेकिन जो कोर्ट है वो उसी दायरे में रह के काम करेगा, जो लोकल लिमिट है यहाँ पे उसी लोकल लिमिट में रह के काम करेगा, उसके एक्स्ट्रा टेरिटरी आगे जाके काम नहीं करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट समझ आया होगा। हम मूव करेंगे फोर्थ पॉइंट को। अब देखो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या बात कर रहा है, जो फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट, द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पॉइंट हमने देखा ना, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो मतलब क्या है। ओके, so normally you can take away or stop a person's right to approach the Supreme Court for the protection of fundamental rights। तो normally क्या है, normally आप क्या कर सकते हैं, normally you can stop कर सकते हैं person's right to approach the Supreme Court for protection of fundamental right, स्टॉप कर सकते हैं। बट एक्सेप्शन क्या है, नॉर्मली क्या हुआ, या आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को जो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड है आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, जो गारंटेड राइट्स है शैल नॉट बी सस्पेंडेड। तो यहाँ पे कैन नॉट स्टॉप कर, सॉरी यहाँ पे कैन नॉट स्टॉप होना चाहिए, नॉर्मली यू कैन नॉट स्टॉप टू पर्सन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आने से आप यहाँ पे किसी को स्टॉप नहीं कर सकते हैं अगर यहाँ पे उनका जो फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है तो। एक्सेप्ट, इसको भी एक्सेप्शन, जनरल रूल को क्या होगा, एक्सेप्शन तो होगा ही, तो एक्सेप्शन आया, इसको भी एक्सेप्शन आया। तो एक्सेप्शन क्या बात कर रहा है यहाँ पे, the constitution itself allows suspension only in special cases, mainly during a national emergency under article 359। अगर national emergency है अंडर आर्टिकल 359 तो आपके जो राइट्स है यहाँ पे सस्पेंड होंगे। दिस मीन्स नो लॉ और गवर्नमेंट ऑर्डर कैन सस्पेंड आर्टिकल 32। कोई भी लॉ, कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे आर्टिकल 32 सस्पेंड नहीं कर सकता है। ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट सस्पेंशन एंड दैट टू टेम्परली। यहाँ पे टेम्पररीली होगा, जो है यहाँ पे जब तक यहाँ पे जो इमरजेंसी है तब तक के लिए टेम्पररी होगा। ओके, अब देखो जो है यहाँ पे जो रिलेवेंस बात कर रहा है यहाँ पे, वो क्या बात कर रहा है, रिलेवेंस जो है, तो रिलेवेंस है आर्टिकल 32 वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अश्योर दैट द सिटीजन एंड इंडिविजुअल आर नॉट द सब्जेक्ट टू अनरीजनेबल विशेषण ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, तो पर्पस दिया है यहाँ पे रिलेवेंस का क्या है, आर्टिकल 32 जो है इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अश्योर दैट, जो है यहाँ पे सिटीजन्स के जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो आर्टिकल 32 है यहाँ पे क्या किया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है। किसके लिए किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ
फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ओके, तो उसके बाद देखेंगे हम दिस आर्टिकल गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अभी हमने देखना है कि आगे 5 राइट्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। एनी इंडिविजुअल of whose fundamental rights has been violated by the state has the right to approach the Supreme Court। अगर कोई भी यहाँ पे उनका राइट जो है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर्स व्यू क्या था यहाँ पे, was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution, rightly called this article the very soul of the Constitution। क्या बोला है, the very soul of the Constitution and the very heart of it। ओके, क्या बोला है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, there would be no effective way to enforce him। तो क्या है मतलब इसका, देखो कि ये जो बोला है ना, जो बोला है because without it जो आर्टिकल 32 है, 32 जो उसको क्या बोला है, द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। तो जो आर्टिकल 32 है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों बोला है, बिकॉज आर्टिकल 32 नहीं होगा तो आर्टिकल 32 नहीं होगा तो क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स वुड बी मीनिंगलेस। फंडामेंटल राइट्स वुड बी मीनिंगलेस, एनफोर्स ही नहीं होंगे तो यहाँ पे आपके पास राइट क्या हुआ ना, क्या बचे आपके पास, there would be no effective way to enforce them। okay, I hope आपको ये समझ आया होगा। the constitution of India would be meaningless without this provision। constitution of India would be meaningless without this provision। इसको मीनिंग ही नहीं है कि अगर ये जो आर्टिकल 32 नहीं होगा ना, कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा पार्ट 3 को। ओके, अगर एनफोर्समेंट पनिशमेंट नहीं मिलेगा, एनफोर्समेंट नहीं मिलेगा तो लॉ बना के क्या फ़ायदा ना यहाँ पे। ओके, अब हमारे जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पे उनके ऊपर मूव करेंगे। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक्सप्लेन ब्रीफली जो रीड्स है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ब्रीफली एक्सप्लेन करना है हमें, एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पे ब्रीफली, ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। ओके, विथ एग्जाम्पल। तो देखो कि फंडामेंटली अ रिट इज़ अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर है। रिट मतलब क्या हुआ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि रिट क्या है, ये रिट क्या होता है। रिट क्या होता है कि एक ऑर्डर रहता है। ओके, फंडामेंटल ऑर्डर रहता है, रिटन ऑर्डर रहता है, इशूड बाय द एनी बॉडी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ऑथराइज्ड टू डू सो। इन मॉडर्न टाइम्स दिस बॉडी जनरली जुडिशियल रहता है। मॉडर्न टाइम्स में जनरली क्या होगा, जो रिट इशू करता है वो कौन होगा, जुडिशियल रहेगा। Therefore, a writ can be understood as the formal written order issued by the court having the authority to issue such order। Okay, orders जो है यहाँ पे warrant, direction, summons etc. are essentially writs होते हैं। A writ petition is an application filed before the competent court रिक्वेस्टिंग टू इशू अ स्पेसिफिक रिट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिट पिटिशन क्या होता है कि रिक्वेस्टिंग कोर्ट को आप रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे कंपेटेंट कोर्ट को टू रिक्वेस्ट टू इशू दिस स्पेसिफिक रिट। आप यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर इशू करो, रिट इशू करो, ऐसे बोल के। ओके ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, ईजी है, याद करने में भी ईजी है यहाँ पे। तो देखो कि जो हिबिस कार्पस है, सबसे पहले हम हिबिस कार्पस को देखेंगे। यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा जो हिबिस कार्पस है। तो यहाँ पे एक पर्सन है, जेल में बैठा है, यहाँ पे कस्टडी में है। तो यहाँ पे देखो, हिबिस कार्पस ट्रांसलेट लिटरली टू हैव अ बॉडी। तो इसका मीनिंग क्या है, टू हैव अ बॉडी। दिस रिट इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट व्हेन द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इज विशेटेड, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन। समझ आया? आई होप आपको नहीं समझ आया होगा। चलो देखते हैं कि क्या है मीनिंग। तो देखो, हिबिस कार्पस मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है। ओके, ये पर्सन है, इसको क्या किया है, पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट अ पर्सन विदाउट चार्जेस। यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, फिर भी पुलिस ने क्या किया, यहाँ पे इनको क्या किया, डिटेंशन किया, अरेस्ट किया एंड कीप इन टू दी कस्टडी फॉर दी 10 डेज़ के लिए कस्टडी में लिया। एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, 10 डेज़ के लिए यहाँ पे कस्टडी में रखा। तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करेंगे कि कौन सा रिट इशू करेंगे, हिबिस कार्पस यहाँ पे इशू करेंगे कि इनको रिलीज़ करो भाई। क्यों यहाँ पे क्यों इनको डिटेन करके रखा है, कोई चार्जेस तो नहीं है ना इनके पास। तो आप यहाँ पे इलीगल डिटेंशन किया है यहाँ पे इन्होंने, तो आप यहाँ पे क्या करो,
कि इनको रिलीज करो। ओके, समझ आया। उसके बाद चलो देखते हैं मैंडामस क्या है। मैंडामस का इतना ही मीनिंग है वी कमांड। वी कमांड का मतलब है द रिट ऑफ द मैंडामस इज यूज्ड बाय द हायर कोर्ट टू एनफोर्स देयर डिसीजन ऑन द लोअर कोर्ट। The Supreme Court can invoke this writ in circumstances when the lower court public authority has a duty, but it, तो आगे देखेंगे हम ये क्या बोला है कि मीनिंग सिंपल इतना है, ऑर्डर फ्रॉम द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है टू स्टॉप द प्रोसीडिंग इन केस इट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू हैंडल इट। तो यहाँ पे क्या है, देखो एग्जांपल देखो, वी कमांड, वी कमांड का क्या है, सॉरी सॉरी ये प्रोहिबिशन का है। मैंडामस का क्या है यहाँ पे, मैंडामस देखो कि ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल, जो अपर कोर्ट है ना यहाँ पे पब्लिक ऑफिशियल को यहाँ पे क्या अथॉरिटी को क्या जाता है, यहाँ पे ऑर्डर जाता है और लोअर कोर्ट को टू परफॉर्म द ड्यूटी लीगली बाउंड है। आप ये जो है यहाँ पे ये जज है यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं कि आप ये ड्यूटी करो, आपकी ड्यूटी है, आपको करना चाहिए ये ड्यूटी। तो एग्जांपल देखो, अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रिफ्यूजेस टू ग्रांट अ ट्रेड लाइसेंस इवन ऑल द रूल्स आर फॉलोड। तो ये पर्सन ने क्या किया है, एंड म्यूनसिपल जो यहाँ पे हेड है ये, एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रिफ्यूज़ कर रहा है, ये जो रिफ्यूज़ कर रहा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कि रिफ्यूज़ कर रहा है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, इवन मैंने यहाँ पे क्या किया है ऑल रूल्स मैंने फॉलो किया है, फिर भी इन्होंने रिफ्यूज़ किया है। मैं गई इसके पास, तो ये इनके पास, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रिट इशू किया कि मैंडामस रिट इशू किया। क्यों किया कि वो कमांड दे रहे हैं कि भाई इन्होंने तो सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो किए हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं है, इनको यहाँ पे क्या करो, अलाउ कर दो, जो ट्रेड है ये अलाउ कर दो। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम सर्शोररी देखेंगे। तो सर्शोररी क्या बात कर रहा है, टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड मीन्स दिस रीट ऑफ सर्शोररी कैन बी इन्वोक्ड टू क्वैश अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल हैव पास द ऑर्डर ऑफ दैट इट कैन बी ओनली इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल ऑर्डर्स। ओके, तो क्या बोला है, हायर कोर्ट जो है यहाँ पे क्वैश कर सकते हैं जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर से उनको क्वैश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्डर्स यहाँ पे आप जाके क्वैश करो, या ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हायर कोर्ट है यहाँ पे लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स क्वैश कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है वो विदाउट जुरिस्डिक्शन और लीगल एरर करके यहाँ पे उन्होंने डिसीजन दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो यहाँ पे हायर कोर्ट क्या करेंगे, सर्शरी पास करके वो जो ऑर्डर है यहाँ पे क्रैश करेंगे। एग्जाम्पल देखो, अ ट्रिब्यूनल पास एन ऑर्डर विदाउट गिविंग द अफेक्टेड पार्टी अ चांस टू बी हर्ड। अरे यहाँ पे विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है ये। अगर ये ही नहीं फॉलो किया तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो विशेटिव होगा ना, तो हाई कोर्ट कैंसिल द ऑर्डर, यहाँ पे हाई कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर कैंसिल करेगा एंड फिर से ट्रायल स्टार्ट करेगा। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, अब हम देखेंगे रिट ऑफ प्रोहिबिशन। टू फॉरबिड, इसका मीनिंग क्या है, टू फॉरबिड, फॉरबिड करना। देखो, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज ऑल्सो नोन एज स्टे ऑर्डर। दिस writ is invoked by the Supreme Court to get any lower court to stop acting beyond its jurisdiction. Okay, कि आप विदाउट जुरिस्डिक्शन और बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन जाके आप यहाँ पे डिसीजन नहीं दे सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। A district court starts a hearing matter related to the armed forces services which it legally cannot. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला है, district court starts a hearing matter related armed forces. आर्म्ड फोर्सेस का जो मैटर है यहाँ पे चलता है क्या, आर्म्ड फोर्सेस का मैटर नहीं चलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर नहीं कर सकते, तो ये विदाउट जुरिस्डिक्शन में हुआ तो इनको ऑर्डर कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट रेट है, क्या है, को वारंटो। को वारंटो क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी, लिटरल मीन क्या है यहाँ पे, को वारंटो इज बाय व्हाट वारंट्स the Supreme Court can invoke the writ of quo warranto in cases where the act carried out by a holder of the public office exceeds their authority. तो क्या बोला है, court ask a person holding a public office to show by what authority they occupy it. कोई भी ऑफिस है, पब्लिक है, उनको पूछ सकती है कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है। इफ़ दे आर नॉट क्वालिफाइड दे कैन बी रिमूव, यहाँ पे उनको रिमूव किया जाएगा। ये जो पर्सन है, ओके,
ये जो पर्सन दिख रही है यहाँ पे उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है, इसने बैठा है जो ऑफिस होल्ड किया है। अगर कोर्ट ने पूछा यहाँ पे कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे इसको रिमूव किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन बिकम्स ए यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर विदाउट मीटिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कैन कोर्ट रिमूव हिम। ओके, तो कोर्ट यहाँ पे रिमूव कर सकती है। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, आर्टिकल 226 हम इसी में पढ़ने वाले हैं, तो आपको याद करने में भी इजी होगा कि आर्टिकल 226 पढ़ना किसके साथ है, आर्टिकल 32 के साथ पढ़ना है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना है, यहाँ पे जो है हाई कोर्ट के पावर्स, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पावर्स थे, एंड आर्टिकल 226 किसके पावर्स है, यहाँ पे किसके पावर्स दिए गए, हाई कोर्ट के पावर्स दिए गए। तो चलो, आर्टिकल 226 गिव्स द हाई कोर्ट द पावर टू इशू द रिट। अभी जस्ट जो रिट्स है फिर से नहीं देखेंगे, यहाँ पे जो रिट्स है अभी हमने देखे, वही रिट्स कौन इशू कर सकता है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट इशू करेगा। पावर ऑफ कोर्ट टू इशू द सर्टन रिट्स। ओके, पावर ऑफ हाई कोर्ट के पास पावर है, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टन रीट्स। यहाँ पे क्लॉज 1, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 32, every high court shall have the powers throughout the territories in relation to which it exercises the jurisdiction to issue to any person or authority, including in appropriate cases any government within those territories, directions, orders or writs, including the writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and the certiorari, or any one of them for the enforcement of any of the rights conferred by Part 3 and for any other purposes। तो समझ आया आपको कि जो पावर है ना सुप्रीम कोर्ट के, जो 32 में दिए गए हैं एंड 226 में जो हाई कोर्ट के पावर्स दिए गए हैं, तो वाइडर पावर किसके है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पार्ट 3 भी है एंड एनी अदर पर्पजेस दिया गया है। तो यहाँ पे वाइडर पावर किसके हुए हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जो है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जो है, यहाँ पे वाइडर रूल नहीं है, यहाँ पे जो है पार्ट 3 का सिर्फ यहाँ पे मैटर चलेगा यहाँ पे। ओके, पार्ट 3 हाई कोर्ट के पास पार्ट 3 भी होगा प्लस यहाँ पे अदर मैटर्स भी होंगे। तो ये क्या बात कर रहा है, अभी हमने जो पैरा देखा तो ये क्या बात कर रहा है, सिंपल देखो, इवन दो आर्टिकल 32 जो है गिव्स द पावर टू द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 जो है पावर दे रहा है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। तो क्या बात हुई कि आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रहा है, हाई कोर्ट ऑल्सो हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट पावर्स। हाई कोर्ट के पास भी इंडिपेंडेंट पावर्स है, ऐसे बोला है, ये इसने बोला है तो कि वो क्या कर सकते हैं, रिट इशू कर सकते हैं। हाई कोर्ट कैन इशू द डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स, एनी पर्सन को इशू कर सकते हैं, एनी अथॉरिटी को इशू कर सकते हैं, एनी गवर्नमेंट विद इन टेरिटोरियल लिमिट्स को इशू कर सकते हैं। रिट कैन बी इशूड फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 को, प्लस यहाँ पे क्या होगा, एनी अदर पर्पज के लिए यहाँ पे रिट इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, फंडामेंटल राइट यहाँ पे केसेस जो है, और जर्नलिस्ट राइट टू फ्रीडम है, उनका जो राइट है यहाँ पे वॉयलेट हुआ तो वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, 226 ऑफ रिट जो है यहाँ पे मैंडामस आएगा, तो यहाँ पे मैंडामस आएगा। अदर लीगल राइट केसेस जो है यहाँ पे, पिटिशनर पेमेंट इज स्टॉप्ड विदाउट रीजन, दिस इज नॉट फंडामेंटल राइट बट सर्विस लॉ राइट है यहाँ पे। तो बाकी के जो लॉज आपके वॉयलेट हुए हो गए, यहाँ पे राइट वॉयलेट हो गए, तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। क्लॉज 2, the power conferred by clause 1 to issue the directions, orders or writs to any government authority or person may also exercised by any high court exercising the jurisdiction in relation to territories within which the cause of action wholly or part arise for the exercise of such powers, notwithstanding that the seat of the government or authority or residence of such person is not within those territories।
तो देखो ये जो पॉइंट सेकंड क्या बात कर रहा है यहाँ पे, High Court can issue the writs not only to the person, government located within the territory but also यहाँ पे outside में भी, यहाँ पे within territory में यहाँ पे writs issue नहीं कर सकता, outside जो territory है उसको भी यहाँ पे writ issue कर सकता है. ओके तो यहाँ पे if the cause of action जो है यहाँ पे even leading to the case are wholly or partly within this territory, तो यहाँ पे out of jurisdiction में जाके भी वो क्या करेंगे, writ issue करेंगे. इन simple words में बोला तो if the something wrong happen partly your state partly, मतलब जो पार्टली देखो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, पार्टली यहाँ पे हुआ है, पार्टली यहाँ पे हुआ है, जो यहाँ पे जो क्राइम हुआ है, जो भी यहाँ पे हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे अराइज हुआ है. तो हाई कोर्ट जो है महाराष्ट्र का है, तो हाई कोर्ट जो है जुरिस्डिक्शन, जो महाराष्ट्र का जुरिस्डिक्शन है उसको छोड़ के कर्नाटका में भी रिट इशू कर सकता है क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन बेस्ड होगा वो. ओके उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे. फोर्थ पॉइंट, where any party against whom an interim order whether by way of injunction or stay or any other manner is made on or in any procedure relating to a petition under clause 1 without, first जो है यहाँ पे a point, without furnishing such party copies of such petition and all documents support of plea for interim order. B point, gives such party an opportunity of being heard, makes an application to the High Court for vacation of such order and furnishes a copy such applicant to party in whose favor such order has been made or the counsel of such party. The High Court shall dispose of the application within the period of 2 weeks from the date of which it is received or from the date of which the copy of order application is so, last day of that period before the expiry of next day afterwards on which High Court is open, and if the application is not so disposed, the interim order shall, on the expiry of that period or the case may be expiry of it next day, stand vacated. समझ आया? नहीं समझ आया तो देखो, मुझे पता है कुछ भी नहीं समझ आया. तो देखो, तो यहाँ पे सिंपली क्या बोला है कि इफ हाई कोर्ट इशू एन इंटरिम ऑर्डर, हाई कोर्ट ने क्या किया है, इंटरिम ऑर्डर इशू किया है, सच एज इंजंक्शन, स्टे और सिमिलर कोई भी यहाँ पे इंजंक्शन, स्टे, यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर इशू किया है इन कनेक्शन विद अ पिटिशन अंडर क्लॉज 1 में विदाउट अ फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ये जो है इसका, इसके बारे में, गिविंग द अफेक्टेड पार्टी कॉपी ऑफ द पिटिशन एंड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. आपको क्या करना है यहाँ पे, कॉपीज देना है पार्टी को, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है. उसके बाद बी में बोला है गिविंग दैट पार्टी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नेचुरल जस्टिस, इतना ही बोला है आपको, उस पार्टी को नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल फॉलो करके अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है. देन उसके बाद द अफेक्टेड पार्टी क्या कर सकती है, द अफेक्टेड पार्टी कैन अप्लाई टू द हाई कोर्ट टू कैंसल दैट इंटरिम ऑर्डर. जो इंटरिम ऑर्डर है वो क्या कर सकती है, यहाँ पे पार्टी जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकती है कि वो कैंसिल करे जो इंटरिम ऑर्डर है. उसके बाद है दे मस्ट ऑल्सो गिव द कॉपी ऑफ दिस कैंसलेशन एप्लीकेशन टू द पार्टी हु गॉट द इंटरिम ऑर्डर. जिन्हें ये इंटरिम ऑर्डर मिला है ना, उनको जो कॉपी है इंटरिम ऑर्डर का वो कॉपी मिले. द हाई कोर्ट मस्ट डिसाइड दिस एप्लीकेशन विद इन 2 वीक्स में, जो एप्लीकेशन दिया गया है वो 2 वीक्स में यहाँ पे उनको क्या करना है, डिसाइड करना है. इफ़ नॉट डिसाइडेड विद इन 2 वीक्स द इंटरिम ऑर्डर ऑटोमेटिकली स्टैंड्स कैंसल्ड, यहाँ पे होगा. ओके, आई होप आपको जो है समझ आया होगा. नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्लॉज क्या है. द पावर कन्फर्ड ऑन हाई कोर्ट बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी derogation of the power conferred on the Supreme Court by clause 2 of the article 32. ये तो इजी है. ओके क्या बोला है इसमें, हाई कोर्ट पावर्स जो है यहाँ पे अंडर आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट के पावर्स है दिए गए हैं, नॉट रिड्यूस, यहाँ पे कम नहीं होंगे और टेक अवे नहीं होंगे द सुप्रीम कोर्ट्स पावर्स अंडर आर्टिकल 32 टू इशू द रिट्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स. बोथ पावर्स जो है यहाँ पे एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. कोई भी किसी का पावर यहाँ पे रिड्यूस नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, लेगा नहीं यहाँ पे किसी को निकाल के. पीपल कैन चूज टू गो आइदर हाई कोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट, पीपल कहाँ पे भी अपने ओन ओपिनियन से हाई कोर्ट को जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं, उनको कहाँ जाना है वो उनकी मर्जी है। ओके, आई होप आपको आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट, हमारे नेक्स्ट आर्टिकल एंड जुडिशियल रिव्यू जो है हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में थंब दीजिए। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।